सर्कल वाले वीडियो की पहली पार्ट को इतनी मोहब्बत देने के लिए दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो सर्कल वाले केस की दूसरी वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे की केस के ऊपर, लेकिन आप लोग इंट्रो स्किप कर देते हो। बड़ी मेहनत से बनाया यार, इसीलिए अभी इंट्रो पहले चला देता हूँ। लेकिन इससे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सीजे लारेन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। देखिए, मैरी ने ये चीज़ ओपनली एक्सेप्ट कर ली थी कि उनका रिलेशनशिप गॉर्डन मेसी के साथ चल रहा था। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर ऐड किया कि वो लेटर आने के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बात सिर्फ उन्होंने शायद कवर करने के लिए बोला था। खैर, उन्होंने ये सोचा कि इससे लेटर्स रुक जाएंगे, लेकिन लेटर्स अभी भी आते हैं। इतना ही नहीं, वो और ज़्यादा एक मिनट, मैं अब पीछे आ जाता हूँ। अब तो वो लेटर्स उन्हें सीधा चीटर और मर्डरर बोलता था। यहाँ तक कि अब उस लेटर्स में उनके बच्चों को मारने की धमकी भी दी जाती थी। इतना ही नहीं, पूरे टाउन में साइंस भी अभी भी लग रहे थे, और अब तो वो और ज़्यादा भयानक हो गए थे, क्योंकि लेटर्स की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वल्गर हुई जा रही थी। ज़्यादातर साइंस मैरी के रूट में ही लगाए जाते थे ताकि उसके बच्चे और वो दोनों उसे देख सके। ये बात है साल 1983 की, जब मैरी अपने बस को चला रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक साइन देखा जिसमें ये लिखा हुआ था कि गॉर्डन मेसी और उनकी बेटी का अफेयर चल रहा था, और उस साइन में और गंदी लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये जगह रॉन की डेथ वाली जगह से बहुत करीब थी। जब मैरी उस साइन के करीब जाती है तो वो ये देखती है कि एक पतली सी रस्सी साइन से होकर एक छोटे से डब्बे के पास जाती है। उस डब्बे के अंदर एक छोटी सी गन होती है जो कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से फिट की गई होती है, और वो पतली सी रस्सी उसके ट्रिगर से कनेक्टेड थी। जब पुलिस ने इस चीज को एग्जामिन किया तो उन्होंने मैरी को ये बताया कि अगर वो साइन को सामने खड़े होकर हटा देती तो गन चल जाती और गोली उनके माथे या सीने में लग जाती। इसकी वजह ये थी कि वो छोटी सी हैंडगन बिल्कुल लोडेड थी। सर्कल वाले लेटर राइटर सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और फोन कॉल तक ही सीमित नहीं था, अब वो बहुत आगे बढ़ चुका था। उसके बाद पुलिस ने उस गन की तहकीकात चालू करी, और जैसा अक्सर होता है उस गन के सीरियल नंबर को निकाल फेंका गया था, लेकिन एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन उस चीज को रिकवर कर पाया था। वो बंदूक एक वेस्ली नाम के आदमी की थी। वेस्ली कोलंबस की एक कंपनी में काम करता था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि हाँ, वो गन उसी की थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने उस बंदूक को उसके सुपरवाइजर को बेच दिया था, और वो सुपरवाइजर और कोई नहीं बल्कि पॉल फ्रेशावर था। ये वही आदमी है जो मैरी और रॉन के सबसे करीब था, यहाँ तक कि वो हेल्प लेने भी सबसे पहले इनके और इनकी वाइफ के पास ही गए थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने सिंपली ये बता दिया कि हाँ, वो गन उन्हीं की थी, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनकी गन चोरी हो गई थी और वो उसकी रिपोर्ट लिखाना भूल गए थे। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही बोला था। जब पुलिस ने पॉल के वर्क प्लेस से पूछताछ करी तो ये चीज पता चली कि जिस दिन वो ट्रैप सेट किया गया था उस दिन पॉल छुट्टी पे थे। इसके बाद तुरंत पुलिस ने पॉल से पूछताछ चालू कर दी। इस पर पॉल का ये कहना था कि उसे फंसाया जा रहा है और इन सब के पीछे लेटर राइटर का हाथ है। आगे पॉल ने यह भी कहा कि अगर शेरिफ ने ढंग से अपना काम किया होता तो आज रॉन जिंदा होते और मैरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। इसके बाद शेरिफ ने पॉल को कुछ सर्कल वाले लेटर्स दिखाए और ये बोला कि जितना बेहतर हो सके उस हैंडराइटिंग को कॉपी करो, और पॉल इसके लिए मान जाता है। और लेटर्स को देखकर पॉल वैसे ही ब्लॉक लेटर्स में कुछ सेंटेंसेस लिखता है। लिखने के बाद शेरिफ ने उसे देखा और ये बताया कि ये एक परफेक्ट मैच है, और तुरंत पॉल फ्रेशावर को अरेस्ट कर लिया मैरी गिलिस्पी के मर्डर के अटेम्प्ट के जुर्म में। अब मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये चीज आ रही होगी कि पुलिस ने पॉल फ्रेशावर को वो लेटर कॉपी करने के लिए बोला था। जी हाँ, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, पुलिस की इस लापरवाही की वजह से
पॉल फ्रेशआवर को गिल्टी पाया गया और 7 से लेकर 25 साल तक की सजा सुनाई गई। लेकिन जब पॉल फ्रेशआवर जेल में होते हैं उसके बावजूद लेटर्स आना बंद नहीं होते हैं। जब पॉल फ्रेशआवर जेल में थे वो कंटिन्यूसली ये चीज़ दोहराते रहते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो बेकसूर है। पॉल का जेल लीमा ओहायो में था, जो कि सर्कल विलेज से लगभग 100 मील की दूरी पे था। इसके बावजूद वो लेटर्स कंटिन्यूसली आ रहे थे। अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही अजीब से ब्लॉक लेटर्स में लिखे हुए आ रहे थे और पहले जैसे ही वो पोस्ट मार्क कोलंबस से हुआ करते थे। यहाँ तक कि अब वो लेटर्स पूरे सेंट्रल ओहायो में जा रहे थे। अब वो लेटर्स पॉल के केस के प्रोसिक्यूटर को करप्ट बताते हुए करप्शन का आरोप लगा रहा था। जिस इंसान ने रॉन गिलेस्पी का ऑटोप्सी किया था उस पर भी लेटर ने चाइल्ड अब्यूज का आरोप लगाया था, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल्कुल सही साबित हुआ था। उस दौरान लगभग 1000 लेटर और आ चुके थे, यहाँ तक कि किसी किसी में जहर तक लगा हुआ था। इस पर शेरिफ रेडक्लिफ का ये कहना था कि जेल के वार्डन को पॉल फ्रेशआवर पर ढंग से नजर रखने की जरूरत है। इस पर जेल के वार्डन का ये कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉल वो लेटर्स लिख रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने पॉल को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो लेटर्स आना बंद नहीं होते हैं। आखिरकार साल 1990 में जेल में 7 साल बिताने के बाद पॉल फ्रेशआवर परोल के लिए एलिजिबल हो गए थे। इस पर परोल बोर्ड ने ये कहा कि पॉल के लेटर्स की वजह से बाहर बहुत हंगामा हो रहा है। बाहर के उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए परोल कमेटी का ये कहना था कि पॉल का बाहर वापस सोसाइटी में जाने का ये सही समय नहीं है। इस डिसीजन पर वार्डन तक ने पॉल का सपोर्ट किया और ये बताया कि कोई चांस ही नहीं है कि पॉल वो लेटर्स लिख रहे हैं। 24 घंटे जेल का स्टाफ पॉल पर नजर रखता है। इन सब के बावजूद पॉल के परोल को डिनाई कर दिया जाता है। इसके बाद पॉल फ्रेशआवर को एक लेटर पहुंचता है। Freshhour, now when are you going to believe you aren't getting out of there? I told you 2 years ago when we set them up. They stay set up. Don't you listen at all. No one wants you out. No one. The joke is on you. Tell no one of this letter. I saw the paper. Great news. Great. The sheriff loved it. Do you believe it now? Do you? जी हाँ, अभी आपने लेटर में बिल्कुल सही सुना है। वी सेट हिम अप। खैर, साल 1993 में जेल में 10 साल बिताने के बाद पॉल फ्रेशआवर जेल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर हमेशा पॉल ने अपने आप को इनोसेंट बताया, तब तक जब तक वो साल 2012 में मर नहीं गए। अब एक कमाल की चीज ये होती है कि पॉल के जेल से बाहर आते ही सर्कल विले लेटर्स आना बंद हो जाते हैं और तब से आज तक कोई भी लेटर्स नहीं आए हैं। अब ऑफिशियली ऑन पेपर देखा जाए तो सर्कल विले लेटर्स का केस उसी टाइम खत्म हो गया था जब पॉल को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अभी भी इस केस में इतने सवाल हैं जिनका कोई भी जवाब नहीं है। बहुत बड़े बड़े अमेरिकन पॉडकास्ट, ब्लॉग, आर्टिकल और टेलीविजन शो ने इस केस को कवर किया है। यहाँ तक कि फेमस टेलीविजन शो जिसका नाम अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज है, उसने भी इस केस पर 2 एपिसोड बनाए हैं। ये केस आज तक लोगों को इतना ज़्यादा फैसिनेट करता है कि साल 2021 ने फेमस प्रोग्राम जिसका नाम 48 आवर्स है, उसने भी इस केस को कवर किया था। उस शो पर 2 FBI एक्सपर्ट्स ने इन लेटर्स को अच्छे से एग्जामिन किया था। एक का ये मानना था कि पॉल ने ही वो लेटर्स लिखे हैं और दूसरे का ये कहना था कि पॉल ने वो लेटर्स नहीं लिखे हैं। अब इंटरनेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी रिसर्च और एनालिसिस के बाद हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन ये कर सकता है और कौन नहीं। अब थ्योरीज के अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये बहुत सिंपल है, पॉल फ्रेशआवर ने ही वो लेटर्स लिखे थे। वो गन भी उसी की थी और वो हैंडराइटिंग भी उसी की थी। लेकिन क्या पॉल जेल से सैकड़ों लेटर्स लिखकर सेंड कर सकता था, वो भी 100 मील की दूरी से? इतना ही नहीं, लेटर्स पोस्ट मार्क्ड भी कोलंबस से हुआ करते थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि वो लेटर्स डेविड लॉन्गबेरी लिखते थे, वही बस ड्राइवर जिसको मैरी ने रिजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से वो उससे चिढ़ता था।
अब डेविड लॉन्गबेरी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे क्योंकि वो एक यंग गर्ल को अब्यूज करते हुए पकड़े गए थे और उसकी कार्रवाई को अवॉइड करने के लिए वो साल 1993 में वो टाउन छोड़कर चले गए और उसी दौरान लेटर्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना था कि पॉल की वाइफ कैरन ने वो सारे लेटर्स लिखे थे। अब लोगों का ऐसा मानना क्यों था? क्योंकि वो सारी सर्कलविले लेटर्स की मिस्ट्री के दौरान पॉल फ्रेशावर और कैरन के बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई चल रही थी और वो दोनों डिवोर्स की कगार पे थे। बहुत ही फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव जिनका नाम मार्टिन यैंट था, वो भी सर्कलविले लेटर्स की मिस्ट्री पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उस दौरान मार्टिन यैंट ने कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करी थी जिससे आगे चलकर उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से इस लेवल की नफरत करते नहीं देखा था जितनी कैरन पॉल से करती थी। मार्टिन यैंट ने एक विटनेस को भी डिस्कवर किया था। पेशे से वो भी एक बस ड्राइवर थी और उनका वही रूट था जो रूट मैरी गिलेस्पी का था। जब मैरी को वो साइन और वो बंदूक मिली थी, उससे महज 20 मिनट पहले इस विटनेस ने उस साइन के पास एक आदमी को देखा था जो लंबा भी था और उसके ब्राउन हेयर्स भी थे और उसके साइड में एक येलो कलर की शेवरोलेट एल कमीनो भी थी। अब इसमें गौर फरमाने वाली बात ये थी कि पॉल के बाल छोटे थे और ब्लैक थे और उसकी हाइट भी छोटी थी। लेकिन डिवोर्स और लड़ाइयों के दौरान कैरन फ्रेशावर एक आदमी को डेट कर रही थी जो लोगों के अकॉर्डिंग लंबा भी था और उसके ब्राउन हेयर्स भी थे। अब सवाल ये आता है कि क्या उसके पास शेवरोलेट एल कमीनो थी? नहीं, लेकिन कैरन के भाई के पास वैसी सेम एल कमीनो थी। कैरन के पास ये सब करने के मल्टीपल मोटिव्स थे। मैरी ने कैरन के भाई रॉन पर चीट किया था जो कि अब मर चुके थे, तो किसी तरीके से अगर वो पॉल को रॉन का मर्डर साबित कर देती है तो वो कैरन की 2 बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसका मेन रीज़न ये भी था कि कैरन एंड पॉल के डिवोर्स में पॉल को लगभग सब कुछ मिल गया था। घर, बच्चे, यहाँ तक कि रिटायरमेंट की सेविंग्स भी, सब कुछ पॉल के नाम हो गया था। और अगर पॉल जेल चले जाते हैं तो वो सब कुछ कैरन को मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पॉल ने इसके ऊपर भी बात करी थी, लेकिन उनकी सुनता कौन, क्योंकि किसी को भी उनकी बात पे भरोसा नहीं था। मेजॉरिटी के लिए तो पॉल ही सर्कलविले लेटर्स के राइटर थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पॉल ने जेल में ये बताया कि ये सारा प्लान कैरन का है। पॉल ने एक और बात बताई थी कि इंसिडेंट होने के कुछ समय पहले उसके बेटे मार्क ने ही उसकी बंदूक चुराई थी, लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं था और इसी वजह से पॉल ने अपने बंदूक के खो जाने के बावजूद भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई क्योंकि वो अपने बेटे को जेल जाता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद पॉल का बेटा बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था और साल 2002 में उसने अपनी जान ले ली। इस पर कुछ लोगों का ये कहना था कि उसने अपनी मम्मी पापा की लड़ाई में अपनी मम्मी का साथ दिया और जिसकी वजह से उसके पिता को जेल जाना पड़ा और इसी गिल्ट की वजह से उसने अपनी जान ले ली। दूसरी तरफ कैरन ने पॉल को और बुरी तरीके से फंसवाने के लिए ये तक क्लेम किया था कि उसने अपने घर में कई दर्जनों लेटर पाए हैं जो कि सारे लेटर पॉल ने लिखे थे। जब कोर्ट ने कैरन से वो सारे लेटर्स की डिमांड रखी तो इस पर कैरन ने ये बोला कि उसने वो सारे लेटर फेंक दिए हैं। डिवोर्स के ही दौरान कैरन पॉल की बहन के पास गई और उनसे टाइपराइटर बोरो किया। पॉल की बहन को ये एक आम बात लगी, लेकिन उसी के बाद से सर्कलविले लेटर्स अब हैंड रिटन नहीं होते थे बल्कि वो टाइप रिटन होते थे। जब मार्टिन यैंट ने पुलिस वालों के साथ इस चीज़ के ऊपर थोड़ी तहकीकात चालू करी तो कैरन के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ गए और उनका ये कहना था कि कैरन बहुत शरीफ है और वो इनोसेंट है, बल्कि उनके ऊपर तो डोमेस्टिक अब्यूज होता था और उन सब लोगों के अकॉर्डिंग पॉल ही वो इंसान थे जो इन सब चीज़ों के पीछे थे। हमने पॉल से शुरू किया और वापस पॉल के पास आ गए, लेकिन सवाल वही का वही कि आखिर सर्कलविले लेटर्स का राइटर था कौन। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न शो
यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स ने इस केस को कवर किया था। अनसॉल्व मिस्ट्री नाम का टेलीविजन शो जो पिछले 36 सालों से लगातार चलता हुआ आ रहा है, उस टेलीविजन शो ने इस केस को कवर किया था। 48 आवर जैसे बड़े प्रोग्राम ने इस केस को कवर किया और बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स ने इस केस को कवर किया। इन सब की खासियत ये थी कि वो सब लोग किसी एक राइटर को ढूंढ रहे थे और मेरा ऐसा मानना है कि इस केस में कोई एक राइटर था ही नहीं, बल्कि इसको कई लोगों ने लिखा था। हम लोग कैरन और पॉल की कहानी में इतना ज्यादा लीन हो गए कि हम लोग ये भूल गए कि ये कहानी शुरू हुई थी गॉर्डन मेसी से। उसके बाद ये कहानी गई रॉन गिलेस्पी और मैरी गिलेस्पी के पास और उनके बाद से ये कहानी पहुंची पॉल फ्रेशॉवर और कैरन फ्रेशॉवर के पास। मेरे हिसाब से इसको लिखना शुरू किया था विलियम मैसी ने, जो कि गॉर्डन मेसी के लड़के हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू किया डेविड लॉन्गबेरी ने, वो इंसान जिसको मैरी ने रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद चाहे पॉल ने चाहे कैरन ने, विलियम का मतलब अपने पिता के साथ था और डेविड का मतलब मैरी से बदला लेना। और फिर धीरे धीरे सर्कल वाले लेटर्स पॉल और कैरन के डिवोर्स के बीच में आकर फंस गए। यकीनन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं इसका रीजन आप लोगों को बताता हूँ। इनिशियली वो लेटर्स सिर्फ स्कूल से ताल्लुकात रखते थे, तो स्कूल के बाहर के लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो लेटर्स बदलों में बदले जा रहे थे, रिवेंज मोड में आए जा रहे थे। सर्कल वाले लेटर्स के केस के सारे कैरेक्टर्स की एक बैक स्टोरी है और उस बैक स्टोरी में उन सब लोगों ने कुछ न कुछ गलत किया हुआ है। इसीलिए इस केस में कौन अच्छा है और कौन गलत, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ कि इकलौता इंसान जिसने इस केस में अपनी जान गंवाई वो थे रोनाल्ड गिलेस्पी। रोनाल्ड गिलेस्पी इस केस के सबसे अनलकीस्ट पर्सन थे। कुछ लोग पॉल फ्रेशॉवर को बोलेंगे, लेकिन मैं रोनाल्ड गिलेस्पी को बोलूंगा क्योंकि उस इंसान ने अपनी जान गंवाई थी। अब वो चाहे कोई एक्सीडेंट था या किसी ने उनको मारा था, ये राज तो उनके साथ ही चला गया, लेकिन वो अनलकी तो थे। पॉडकास्ट, न्यूज़ चैनल, टेलीविजन शो, सब लोग सर्कल वाले लेटर्स के राइटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे कैरेक्टर्स ने बहुत फेस कर लिया है और अब वक्त आ चुका है कि हम इनको जाने दें। खैर, ऐसा मेरा सोचना है और मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। अब अनसॉल्व्ड केसेस की खासियत यही होती है कि ये जाते जाते हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है और यही सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि आप लोगों का इस केस के ऊपर क्या सोचना है, आप लोगों की थ्योरीज क्या है, आप लोग उस राइटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ आपको यूज़ करना हो। और मैं तो हमेशा यही हूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन केस लाता रहूँगा।